मतलब मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा हो नहीं कौन सा मटेरियल का देखिए क्या है मटेरियल कौन हिस्ट्री कहाँ पर होता है लुसेंट और बायोलॉजी कौन सा मटेरियल अरे हिस्ट्री कौन सा तुम पढ़ता है कहाँ रखा नहीं पढ़ा आज ने कल पढ़ा कहाँ रखा है लेते ठीक है संगम यही यहाँ पे आप तो चल बैठ यहाँ एक दो गम बैठते प्राचीन मॉडर्न खत्म होने लगा पांच स्टोरी हां चल प्राचीन जरा मॉडर्न खत्म आग लगी तो वो है हमारा चार ऑलमोस्ट पिछले हम पढ़ लिए ठीक मॉडर्न और ये 57 क्रांति सब ये ले लेगा चल मॉडर्न खत्म हो ना एनसीआर पढ़ी ले हम दुकान नहीं यार प्राचीन चालू करो हम प्राचीन चालू कर देते हैं दुकान लेते लास्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी एनसीआर शुरू यहाँ से और बस पहले उसके तक की लो पर देख चलिए आज हम लोग लूसेंट का एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं चलिए इसमें हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना होगा ये वाला यहाँ शुरू करना प्रागैतिहासिक काल जिसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको प्रोटो हिस्ट्री क्या बोलते हैं इसको चलिए प्री हिस्ट्री इसको बोला जाता है अच्छा बताइए प्रागैतिहासिक काल किसको बोलेंगे राहुल प्रागैतिहासिक काल मतलब लिखा ना लिखित है हाँ। कुछ नहीं लिखा है इसका जो विवरण है वो केवल किससे मिला है मतलब साक्ष्य मिला है किससे जो खोद के जमीन से निकाले हैं ना किससे निकाले हैं खोद के जो अच्छा उसका थोड़ा साक्ष्य मिला है हाँ साक्ष्य मिला है देखिए सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है कौन कौन प्रागैतिहासिक काल अच्छा इसका ना तो लिखित साक्ष्य है ना लिखित साक्ष्य है ना इसका जो अनुमान है पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर लगाया किसके आधार पर पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर चलिए इतिहास के विभाजन प्रागैतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल वो ऐतिहासिक काल 3 भागों में किया गया कितने भाग में 3 भाग में चलिए जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है उसको कौन सा काल बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल बोलेंगे उसको प्रागैतिहासिक काल मोबाइल तो आद्य ऐतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके लेख तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सके उसको कौन सा काल बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल क्या बोलेंगे उसको अच्छा आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आता है सिंधु सभ्यता आता है आद्य ऐतिहासिक काल उसका जो भी लिपि मिला क्या उसको पढ़ा गया आज तक नहीं पढ़ा गया वो लिपि कैसा था भाव चित्रात्मक था चलिए तीसरा आता है ऐतिहासिक काल मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है इसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है अभी जो हम लोग जो पढ़ेंगे अभी सबसे पहले पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल क्या होता है जिसका हाँ जिसका पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर क्या मिलेगा उसका विवरण मिलेगा अच्छा अब पूछा जाएगा ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर लगभग कितना हजार वर्ष पहले हो गया था 30 से 40,000 वर्ष कितना हजार वर्ष 30 से 40 पूछेगा कि होमो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से कितना वर्ष पहले हो गया था 30 से 40,000 वर्ष पहले पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव का जीविका का मुख्य आधार क्या था शिकार था क्या था शिकार था पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण के मानव का जीविका का मुख्य आधार क्या था शिकार था क्या था शिकार था चलिए आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी थे शिकार ही आदि मानव का क्या था मनोरंजन का साधन भी था चलिए आगे बढ़ते हैं आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में पूछेगा आग का आविष्कार किस काल में आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल अब पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल हाँ आग का आविष्कार पूछेगा पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार अब पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में मनुष्य में जो अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति था वो कौन काल में हुआ वो भी नव पाषाण काल में मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हाँ कृषि हो गया पहिया हो गया ये सब मनका हो गया ये सब नव पाषाण काल में किस काल में नव पाषाण काल में चलिए अच्छा बता पूछा जाएगा कि सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया था कुत्ता किसको बनाया था कुत्ता चलिए मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु को प्रयोग किया मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जा रहा धातु कौन सा था तांबा मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाने सबसे पहला धातु तांबा अच्छा
तांबा के द्वारा कौन सा पहले औजार बनाया गया था? कुल्हाड़ी। कौन सा था? कुल्हाड़ी। अच्छा, कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है बताइए तो? तमिलनाडु के अतिरंबकम से। कहाँ से? तमिलनाडु के अतिरंबकम से। तमिलनाडु के अतिरंबकम से। अच्छा, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक जो स्थल है मेहरगढ़, वो कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। चलिए, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूं थी। कृषि के लिए गेहूं और जौ। कृषि के लिए सबसे पहले अपनाई गई प्राचीन जो फसल वो कौन सी है? गेहूं। अच्छा, एवं अच्छा पहली प्राचीन फसल गेहूं थी एवं पहली फसल जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। मानव के द्वारा सबसे पहला प्रयुक्त जो अनाज था वो कौन सा था? चावल। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिवा से। कहाँ मिला है? कोल्डिवा से। प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। सुलेमान किसर पहाड़ी के बीच था ना। चलिए आगे देखते हैं। कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है। पूछेगा चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था? कोल्डिवा। कोल्डिवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। कोल्डिवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कृषि का जो पहला उदाहरण था कहाँ से मिला था? कृषि का पहला उदाहरण मेहरगढ़ से। अच्छा, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के थे। किसके थे? पत्थर के। पूरा पाषाण युग का जो औजार था किसका था? पत्थर का था। इसीलिए उस युग का नाम स्टोन एज पड़ा। क्या पड़ा? स्टोन एज पड़ा। उसमें का जितना भी चीज होता था, बर्तन से लेके औजार तक, सब किसका बना होता? पत्थर का। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पूछेगा भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट कब? 1863 ईस्वी में। कब किया था? 1863 ईस्वी में। अच्छा, पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाणकालीन कलाकृति खोज हुई। पूछेगा जो पल्लवरम नामक स्थान पर क्या मिला था? हाँ, पल्लवरम कहाँ है? सबसे पहले पल्लवरम है तमिलनाडु। कहाँ पे पल्लवरम? तमिलनाडु। वहाँ प्राचीन काल का पूरा पाषाणकालीन औजार से मिला था। हड्डी उड्डी मिला था। कहाँ से? पल्लवरम से, जो कि तमिलनाडु में है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सब 1867 में हुई। कब हुई? मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी कब हुआ? 1867 में, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ्स को खोजे थे। माइक्रोलिथ्स। पूछेगा माइक्रोलिथ्स किसको बोलेंगे? मध्य पाषाण। किसको बोलेंगे? मध्य पाषाण। भारत में मानव का अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ। पूछेगा भारत में मानव का अस्थि पंजर कहाँ से मिला है? मध्य पाषाण काल। कौन काल से? मनुष्य का जो अस्थि पंजर था वो कहाँ से मिला है? मध्य पाषाण काल से। कहाँ से मिला है? मध्य पाषाण काल से। अच्छा, भारत में नवपाषाण सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। भारत में जो नवपाषाण कालीन जो सभ्यता था इसका प्रारंभ कितना? 4000 ईसा पूर्व हुआ था। 4000 ईसा पूर्व हुआ था। अच्छा, पूछेगा भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। पूछे भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। अच्छा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये किस भाषा का शब्द है? नहीं, ये सिंधी भाषा है। रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। किस भाषा का? सिंधी भाषा का। चलिए, असम का श्वेत ध्रुव गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र महामानव कौन है? कपी है। कौन है? कपी। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। पूछेगा इनाम गांव किस युग की एक बड़ी बस्ती है? ताम्र पाषाण युग की। इनाम गांव किस युग की बस्ती है? ताम्र पाषाण युग की। अब ये पूछा जाएगा कि इनाम गांव का संबंध कौन संस्कृति से है? जोरवो संस्कृति। कौन संस्कृति? जोरवो संस्कृति। पूछेगा इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है? जोरवो संस्कृति। कौन संस्कृति? जोरवो संस्कृति। अच्छा, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म प्रमाण मिला है। शिवालिक की पहाड़ी से किसका प्रमाण मिला है? शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म। चलिए, भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रम के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रकारी के लिए। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि शैल चित्रकारी गुफा का प्रमाण कहाँ से मिला है? भीमबेटका। कहाँ से मिला है? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। पूछो शैल चित्रकारी गुफा का प्रमाण कहाँ से मिला है? भीमबेटका, मध्य प्रदेश। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य वही मध्य प्रदेश से मिला है। पूछेगा भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन का जो प्राचीनतम साक्ष्य वो कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। अच्छा, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है।
इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। पूछेगा भीमबेटका क्षेत्र को राष्ट्रीय स्थल का महत्व घोषित कब किया? 1990 में। कब किया? 1990 में। अच्छा, इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। पूछेगा भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 2003 में। यूनेस्को द्वारा भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 2003 में। कब? चलिए, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी से मिला है। पूछेगा भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? नर्मदा नदी घाटी। कहाँ से मिला है? कहाँ नर्मदा नदी? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात में। चलिए, करना है यहाँ। अच्छा, भारत, हाँ, इधर कर्नाटक आता, मध्य प्रदेश वहाँ ऊपर में रहता। अच्छा, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया। क्या किया? प्रजातीय विविधीकरण किया। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पूछा जाएगा। अच्छा, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कितना साल पहले हुआ था? 30 से 40 हजार पूर्व। कितना हजार पूर्व? 30 से 40। अच्छा, जो आदि मानव था उसके जीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार करना, मनोरंजन का भी साधन था ना। चलिए, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। कौन युग में? पूरा पाषाण काल में। अब पहिए का आविष्कार, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में। मनके की खोज, मनका बनाने कला नवपाषाण काल में। अच्छा, मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? कुत्ता को। किसको? कुत्ता को। अच्छा, कुत्ते को कहाँ बनाया? समझदार नहीं, कुत्ता जो है मनुष्य के साथ तेजी में उससे घुल मिल जाता है, उसके इंटरेक्शन में जल्दी समझने लगता है, इसीलिए। चलिए, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। अच्छा, नवपाषाण कालीन बस्ती कहाँ से मिला है? वही कृषि का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, सुलेमान की पहाड़ी के बीच में था। चलिए, अच्छा, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिवा। कहाँ मिला है? कोल्डिवा। कहाँ है कोल्डिवा? चलिए, अच्छा, पल्लवरन नामक जो स्थान है वहां से नर का कंकाल मिला। क्या मिला? नर का कंकाल, मनुष्य का कंकाल सब मिला है। अच्छा, हाँ, भारत में मानव का अस्थि पंजर कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश से। कहाँ मिला है? भारत में मानव का अस्थि पंजर मध्य प्रदेश। कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश से। चलिए, अच्छा, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का। सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। चलिए, अच्छा, भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है? कौन सी पहाड़ी से? शिवालिक की पहाड़ी से। कहाँ से मिला है? पूछेगा भारत में जीवाश्म का प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिला है? शिवालिक की पहाड़ी से। कहाँ से मिला है? शिवालिक की पहाड़ी से। अच्छा, शैल चित्रकारी गुफा के लिए कौन सा फेमस है? कौन सा गुफा? भीमबेटका। कहाँ पे? भीमबेटका मध्य प्रदेश का कौन जिला? रायसेन जिला। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। चलिए, अच्छा, पूछो भीमबेटका को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2003 में। कब शामिल किया गया? 2003 में। चलिए, यूनेस्को। हिस्ट्री का पहला चैप्टर हो गया प्रागैतिहासिक। अब थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर साइंस की ओर बढ़ेंगे, है ना। चलिए, अब ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है आज? इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था ना। चलिए, इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है देख लेते हैं। अच्छा, ये सब कृषि हो गया था, भारत की नदियां हो गया था, और भारत का झील भी हो गया था, जलवायु भी हो गया था, ये सब चीजें। आज भारत का मिट्टी पढ़े आप लोग? आज भारत का मिट्टी पढ़ लेते हैं क्या? पढ़ लिए हैं? 5-10 मिनट लगेगा पढ़ने, तेजी पढ़ लेते थोड़ा स्पीड में। चलिए, भारत की मिट्टी। अच्छा, सबसे पहले बताइए मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा का अध्ययन क्या? पेडोलॉजी। लेकिन मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया उसको क्या बोला जाता है? पेडोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं पेडोजेनेसिस। लेकिन मृदा का जो अध्ययन था उसको तो क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको? पेडोलॉजी। देखिए, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा। कितने भागों में? 8 वर्ग। भारत का जो कृषि अनुसंधान परिषद है वो भारत की मिट्टी कितने भागों में बांटा गया? 8 वर्ग में। कितने वर्ग में बांटा है? 8 वर्ग में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की मिट्टी को कितने वर्ग में बांटा गया? कौन बांटता है इसको? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को ICAR बोलते हैं। चलिए, पहला आता है जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। इसको इंग्लिश में एलोवियल सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोवियल सॉइल। अच्छा, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अच्छा, बोलेगा जलोढ़ मिट्टी कौन मिट्टी होता है? जो नदियों के द्वारा बहा कर आता है। देहात के भाषा में बोलेंगे इसको पंक ना बोलता है, पंक ना आता है। नदी में जो बह के आता है पंक, इसको बोलता है, वही है जलोढ़ मिट्टी। चलिए,
पूछेगा जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की बहुलता होती है? पोटास। किस तत्व की बहुलता होती है? पोटास। किस तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन की, अच्छा, फास्फोरस की, इन सब चीजों की क्या होती है? कमी होती है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है, क्या है? जो भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सा है? जलोढ़ मृदा। कौन मृदा? जलोढ़ मृदा। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। अच्छा, यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्र में पाई जाती है। पूछा जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने % भाग में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने % भाग में पाई जाती है? सबसे ज्यादा, हाँ। यह भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना होता है। भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है, जो तटीय मैदान है, वो किसका बना होता है? जलोढ़ मिट्टी का। किसका? जलोढ़ मिट्टी का। अच्छा, यह 2 प्रकार होता है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का? 2 प्रकार। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। कौन कौन? एक होता है खादर, दूसरा बंगर। खादर और, अच्छा, खादर जो होता है, खादर वो क्या होता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है। पूछेगा खादर, खादर कैसा मिट्टी है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। बंगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बंगर, इसमें बहुत विद्यार्थी कंफ्यूजन होता है कि खादर जो है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन बंगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। खादर कैसा जब मिट्टी है? नवीन जलोढ़ मिट्टी, लेकिन बंगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। कोई दिक्कत इसमें? ओ ये चलिए कमल जी, कोई दिक्कत है ना? चलिए, जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफी अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ की जो मृदा होती है वो उर्वरता की दृष्टि से काफी अच्छी मानी, क्या मानी जाती है? काफी अच्छी मानी जाती है। चलिए, आप काली मिट्टी जिसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल, क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक सॉइल। अच्छा, इनका निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। सबसे पहले पूछेगा काली मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किसको कहा? ज्वालामुखी प्रक्रिया या बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से। किससे किससे होता है? ज्वालामुखी चट्टानों के टूटने फूटने से। कौन सा चट्टान? बेसाल चट्टान। पूछे काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से। इनमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की क्या होती है? बहुलता होती है, मतलब बहुत मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी का रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के उपस्थिति के कारण क्या होता है? काला होता है। पूछा जाएगा कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन, काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से। अच्छा, पूछा जाएगा कि काली मिट्टी का जो रंग है काला क्यों होता है? मैग्नेटाइट टिटेनिफेरस, किसके कारण? या टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। अच्छा, और जीवाश्म जिसको ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस सब के कारण इसका कलर क्या होता है? काला हो जाता है, इसीलिए इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। पूछा जाए किस मिट्टी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस की अधिकता होती है? काली मिट्टी। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। जिस मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा, और ह्यूमस जो बनता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं बनता है ना, इसीलिए क्या होगा? काली मिट्टी में ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा रहेगा। अच्छा, चलिए, इस मिट्टी को रेगुल भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुल। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुल मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम। चलिए, पूछा जाता है क्वेश्चन, बताइए कपास की खेती सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में। कपास की खेती के सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी में कहा जाता है। पूछा जाए काली कपासी मिट्टी को उसको बोलते हैं? काली मिट्टी को। यह अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जा सकता है। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, गेहूं इस सबको भी हम क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं। चलिए, भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, अच्छा, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर, तिरुवैली जिलों में, राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में इनकी मात्रा पाई जाती है। अच्छा, सबसे रिवाज कीजिए कि काली मिट्टी निर्माण किस चट्टान से होता है? काली मिट्टी निर्माण। चलिए, काली मिट्टी का जो रंग काला क्यों होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। अच्छा, काली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। जब ह्यूमस की मात्रा ज्यादा हो, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा, काली मिट्टी किसके उत्पादन, किसके लिए? कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए काली मिट्टी काली कपासी मिट्टी में कहता है। काली मिट्टी से ज्यादा कहाँ पाया था? महाराष्ट्र। काली मिट्टी जो विस्तार है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पश्चिमी क्षेत्र में, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में, इस सब में क्या पाया जाता है? काली मिट्टी। क्या पाया जाता है इसमें? काली मिट्टी। चलिए, आप पढ़ते हैं लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लाल मिट्टी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड सॉइल। कौन सा सॉइल? रेड सॉइल। चलिए, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका व आयरन की क्या होती है? बहुलता होती है। पूछेगा लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? सिलिका और आयरन की। किसकी? सिलिका और आयरन की। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? चलिए,
लाल मिट्टी का रंग लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति कारण होता है। पूछा जाएगा कि लाल मिट्टी का जो रंग होता है लाल किसके कारण होता है? किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण। अच्छा, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ेगी। जब इसमें वाटर मिल जाएगा, जब वाटर मिक्स हो जाएगा कैसा दिखाई देगा? पीली। जब इसमें पानी रहेगा तो कैसा रहेगा? सूखा स्थिति में लाल रहेगा। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड बोले, आयरन ऑक्साइड या लौह ऑक्साइड। चलिए, लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। लाल मिट्टी किस प्रकृति की होती है? अम्लीय या क्षारीय है? अम्लीय प्रकृति होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। ये कैसा मिट्टी होता है? उर्वरता विहीन यानी बंजर भूमि के रूप में पाया जाता है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज की कृषि की जाती है। अच्छा, भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिमी जिले, मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां, नागालैंड, राजस्थान, अरावली, अच्छा राजस्थान अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भाग में सब मिट्टी पाई जाती है। इसमें इम्पोर्टेंट ये चीजें हैं कि लाल मिट्टी का जो निर्माण है, अच्छा ठीक है, लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन क्या होती है? बहुलता होती है। इसका रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। चलिए, ये चीज भी पूछी नहीं, मतलब सबसे ज्यादा हाँ हाँ, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। अच्छा, सबसे ज्यादा जो लाल मिट्टी है, सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र। हाँ, मेन काली मिट्टी से ज्यादा कहाँ? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। चलिए, अच्छा, चूना का इस्तेमाल लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। चूना का इस्तेमाल करके जब चूना पत्थर का इस्तेमाल कर देंगे तो लाल मिट्टी क्या होगी? उर्वरता बढ़ जाएगी। कहाँ उर्वरता? देखिए, पहली बात है कि लाल मिट्टी क्या होता है? अम्लीय होता है। जब इसमें चूना पत्थर में क्या होगा? अम्लीयता कम हो जाएगी, क्षारीयता बढ़ जाएगी। जिस मिट्टी की क्षारीयता बढ़ जाती है उसकी उर्वरता क्या होता है? ज्यादा होता है। चलिए, अब आता है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। चलिए, इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। लेटेराइट मिट्टी में भी आयरन और सिलिका की बहुलता होती है, तो बहुत ज्यादा मात्रा पाया जाता है। सैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लेटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। जो लाल मिट्टी होती है उसमें कुछ जी लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। पूछा जाएगा जो लेटेराइट मिट्टी में किसकी दिखता होती है? लौह ऑक्साइड और पोटास की। लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है। पूछा जाएगा लेटेराइट मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है, कम होती है? कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। चलिए, ये जरा पश्चिमी तट में। अच्छा, लेटेराइट मिट्टी जो ज्यादा कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी तट में। चलिए, सफेद लेटेराइट मिट्टी, सफेद लेटेराइट मिट्टी लाल है सर। हाँ, आयरन सिलिका पाया तो हो सकता है इसका कलर लाल हो सकता है, क्योंकि इसमें है ना, इसलिए हो सकता है। चलिए, सफेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है। सफेद जो लेटेराइट होता है उसकी उर्वरता क्या होती है? सबसे कम होती है। और केओलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। पूछेगा सफेद जो लेटेराइट मिट्टी होता है उसका कलर सफेद क्यों होता है? केओलिन के कारण। केओलिन नहीं, केओलिन किसके कारण? केओलिन किसके कारण? केओलिन के कारण। भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। अच्छा, लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची, काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। पूछेगा चाय, इलायची और काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। अच्छा, देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। पूछेगा देश में मृदा अपरदन के दुष्परिमाण और नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया? 1953 में। कब किया? 1953 में। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन हेतु जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको काजरी बोलते हैं शॉर्ट में, क्या बोलते हैं? काजरी, की स्थापना 1959 में की गई। पूछा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में, जिसको शॉर्ट में काजरी बोलता है। CAZRI, CAZRI। अच्छा, काजरी स्थापना कहाँ किया गया? राजस्थान के जोधपुर में। जहाँ पे राजस्थान के जोधपुर, जहाँ पे उत्कर्ष क्लास है, उत्कर्ष क्लास है, गौरव सरोला। 1959 में। कब हुआ स्थापना? 1959 में। चलिए, भारत की मिट्टी क्या हो गया? खत्म हो गया। इसको कल सभी को रिवाइज करके आना, पढ़ के आना है। तो इससे कल क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे। क्या ज्योग्राफी हिस्ट्री हो गया, अब साइंस को पढ़ लेते थोड़ा, इसको छोड़ दें। क्या साइंस को थोड़ा बढ़िया पढ़ना होगा, इसको रखिए। साइंस यही बुक से पढ़ेंगे, बिहार से रुकमनी का जो है पढ़ लेते हैं इसे, इसमें बढ़िया दिया। साइंस को क्या करें? टॉपिक वाइज सबको पढ़ के आना, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड जो डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। क्या
इसे बढ़िया दिया। चलिए यही शुरू करते। अच्छा बताइए, सबसे पहले भौतिक विज्ञान शुरू करते हैं। क्या करते हैं साइंस में? भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स में पहला टॉपिक है मात्रक, विमा, सदिश, अदिश, इस सब का बारे में जान लेना। अच्छा अच्छा बताइए, वर्तमान में SI पद्धति में कुल कितना मात्रक है? कितना? 7 गो। LMT के CDI मोल शॉर्टकट। अच्छा बताइए, लंबाई की मात्रा क्या होता है? लंबाई का मीटर। लंबाई की मात्रा क्या होता है? मीटर। अच्छा द्रव्यमान का किलोग्राम, इसको बोलते हैं। समय का सेकंड बोलिए, समय समय का, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ की मात्रा। अच्छा ज्योति तीव्रता, यही 7 गो क्या SI मात्रा क्या है? 7 गो मूल मात्रा। SI में भी ये मूल है, और 2 गो नहीं होता है, जिसको रेडियन होता है, रेडियन और स्टेरेडियन होता है, सॉलिड एंगल और सॉलिड एंगल होता है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उसको? सप्लीमेंट्री। ठोस कोण का मतलब रेडियन, ठोस कोण का मतलब रेडियन, इसका ठोस कोण का घन का स्टेरेडियन। चलिए ये हो गया। अच्छा समतल कोण का रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन। चलिए अच्छा लंबाई फॉर्मूला जानने के, लंबाई क्या होता है? लंबाई बराबर सॉरी क्षेत्रफल क्या होता है? आयतन, आयतन मीटर की लंबाई। और ये चीजें आप जानते हैं, जिससे बीमा आपको खुद ब खुद निकल जाएगा। अच्छा बताइए, बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। अच्छा गति ऊर्जा, हाँ नहीं, गति ऊर्जा। अच्छा स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। चलिए कोणीय। अच्छा ये हो गया। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। अच्छा शक्ति बराबर कार्य के समय, यानी P बराबर W/T। अच्छा ये हो गया। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर, इसीलिए इसका मात्रा न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन बटा मीटर, न्यूटन बटा मीटर। अच्छा प्लॉन्क नियतांक इम्पोर्टेंट है। H बराबर होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति, सीधा ऊर्जा बटा आवृत्ति। प्लॉन्क नियतांक क्या होता है? ऊर्जा बटा आवृत्ति। इसका मात्रा होता है जूल सेकंड। क्या होता है? पूछेगा प्लॉन्क नियतांक का मात्रा क्या होता है? जूल सेकंड। क्या होता है? जूल सेकंड। प्लॉन्क नियतांक का मात्रा जूल सेकंड। कोई दिक्कत? अच्छा सदिश समझ करते हैं। सदिश किसको बोलते हैं? जिसमें दिशा परिमाण दोनों। अदिश किसको बोलते हैं? दिशा दिशा नहीं हो, केवल क्या हो? परिमाण हो। उसे विद्युत धारा हो, कैसा राशि है? विद्युत धारा कैसा है? कार्य कैसा है? ऊर्जा। लेकिन बल कैसा है? विस्थापन, वेग। लेकिन चाल की बात करेंगे अदिश है। समझ कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए दूरी, चलिए अच्छा बताइए, धारिता कैपेसिटी C बराबर क्या होता है? Q बटे V होता है, या Q बराबर CV होता है ना? Q बराबर CV या C बराबर Q बटे V। इसका मात्रक क्या होता है? धारिता का मात्रक फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है। चलिए आप पूछ रहे गुप्त ऊष्मा, जिसको लेटेंट हीट बोलते हैं। गुप्त ऊष्मा नहीं, गुप्त ऊष्मा बराबर LT हाँ गुप्त ऊष्मा का खाली मात्रक फॉर्मूला नहीं पूछे गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या? जूल पर किग्रा पर केल्विन। जूल पर, हाँ जूल पर किग्रा पर केल्विन होता है। जूल प्रति केल्विन। आप देखिए एक चीज आता है, इंपॉर्टेंट चीज है कि विकृति हो गया, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, अच्छा आपेक्षिक विद्युतशीलता, पॉइंट, ये सब घर्षण गुणांक, इसका कोई ना तो मात्रक होता ना ही बीमा होता है। ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि कौन सुन लीजिए दोबारा। विकृति हो गया, अपवर्तनांक हो गया, आपेक्षिक घनत्व हो गया, दूरी प्रवणता हो गया, आपेक्षिक विद्युतशीलता हो गया, पॉइंट गुणांक हो गया इनका, और घर्षण गुणांक, इनका ना तो मात्रक होता ना ही बीमा होता है। यानी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? अच्छा आप देखिए निम्न जो भौतिक राशि है उसका मात्रक बीमा समान होता है। ध्यान से सुनिए क्या क्या। पहला आवेग संवेग, आवेग संवेग का मात्रक बीमा क्या होता है? समान। जिसका मात्रक समान तो बीमा भी समान। अच्छा दाब हो गया, प्रतिबल हो गया, ऊर्जा, घनत्व, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अच्छा दृढ़ता गुणांक और यंत्र प्रत्यास्थता गुणांक, इन सब का मात्रक बीमा क्या होता है? समान होता है। कोणीय वेग, वेग प्रवणता और प्लॉन्क नियतांक, कोणीय वेग, वेग प्रवणता और प्लॉन्क नियतांक, इनका मात्रक बीमा क्या होता है? समान होता है। अब देखिए प्रणोद हो गया, बल हो गया, भार हो गया और ऊर्जा प्रणवता हो गई, इनका ही मात्रक बीमा क्या होता है? समान होता है। मंदन हो गया, त्वरण हो गया, या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया, या गुरुत्वीय त्वरण हो गया, इनका भी मात्रक और बीमा क्या होता है? समान होता है। आपको ऑप्शन दे देगा निम्न से किसकी मात्रक और बीमा समान, जानिएगा तब छठिएगा। चलिए अब कुछ यूनिट के बारे में जान लेते हैं। वैल्यू,
अच्छा बताइए एक पार्सेक में कितना वर्ष होता है? एक दशमलव छः। हाँ 3.26 एक पार्सेक में 3.26 ये 50 वर्ष होता है। अगर इसी को मीटर में बोलेंगे तो 3.08 16 मीटर पूछा जाएगा। एक पार्सेक में कितना मीटर होता है? 3.08 ठीक है 3.08 10 16 मीटर एक पार्सेक में इतना मीटर होता है। अच्छा एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है? 15 मीटर या 12 किलोमीटर होगा। 15 मीटर या 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष में 9.4 10 15 मीटर या 12 किलोमीटर। चलिए अच्छा एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है बताइए तो? हाँ 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर। चलिए अच्छा एक चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? 1.4 सीधा इसको याद रखिए सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना द्रव्यमान होता है उसी को चंद्रशेखर सीमा बोलता है। सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना उसी को क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर सीमा। चलिए अच्छा 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है? नहीं 3.6 जूल 314 पावर 6 जूल। चलिए 1 जूल में कितना आग? हाँ 1 जूल में 10 पावर 7। 1 जूल में कितना आग? 10। चलिए 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.186 जूल। पूछेगा 1 कैलोरी में कितना जूल? 4.186 जूल। 1 कैलोरी में कितना जूल? 4.186 जूल। अच्छा अब देखिए एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर? -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर? 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय मात्रा कितना होता है? बोलिए तो सुनिए आप लोग सुनिए ध्यान से। नहीं 1.496 1.496 10 पावर 11 मीटर। 1.496 10 पावर 11 मीटर। चलिए अच्छा बताइए एक बैरल में कितना लीटर? हाँ एक बैरल में कितना लीटर? एक बैरल में कितना लीटर? 159 लीटर। अच्छा एक फायदा में जो एक फायदा बराबर 100 फीट। एक फायदा में 100 फीट। एक फायदा बराबर कितना फीट होता है? 6 फीट। कोई दिक्कत? आप चलिए हम लोग कुछ इंपोर्टेंट साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो महत्वपूर्ण यंत्र होता है उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा यंत्र किस चीज को मापन करता है। कौन सा यंत्र किस चीज को मापता है। चलिए हम हाईलाइट भी करते जाते हैं पढ़ते भी जाते हैं। पहला है सेक्सटेंट। देखिए सेक्सटेंट जो है ये दो वस्तुओं की कोणीय दूरी मापता है। ब्रह्मांड में अगर कोई दो वस्तु रहेगा उनके बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस होगा कोणीय दूरी होगा इसी को मापेगा कौन? सेक्सटेंट। कौन है? सेक्सटेंट। दूसरा आता है सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर अच्छा भूकंप मापने। सिस्मोमीटर क्या करता है? भूकंप मापता है। भूकंप की तीव्रता मापने का काम कौन करता है? सिस्मोमीटर। अच्छा कंपास। कंपास का काम क्या है? दिशा बताता है। कंपास क्या बताता है? दिशा। इलेक्ट्रोमीटर ये विद्युत का विभव निर्धारण करता है कि कितना वोल्ट का विभव जा रहा है इसको इलेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। अब कैलोरीमीटर द्वारा अच्छा नहीं होता नहीं उष्मा। कैलोरी उष्मा का मतलब क्या? कैलोरी। इसलिए कैलोरीमीटर द्वारा क्या मापा जाएगा? उष्मा। कैलोरीमीटर द्वारा क्या मापा जाएगा? उष्मा। कोई दिक्कत? कैलोरीमीटर द्वारा क्या मापा जाएगा? उष्मा। चलिए अच्छा कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या होता है बोलिए तो? कार्डियोग्राम हृदय की गति को हाँ हृदय गति की जो जांच करें किसके द्वारा क्या होता है? कार्डियो। अब देखिए कार्डियो शब्द जहां भी आएगा वो हार्ट से रिलेटेड होगा। कार्डियोलॉजिस्ट तो हार्ट का डॉक्टर हो जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा? हार्ट का डॉक्टर। हाँ कार्डियोग्राम जब भी आएगा कार्डियोग्राम तो क्या आएगा? हृदय गति की जांच करेगा। हृदय गति जो स्पीड है उसकी जांच करेगा। अच्छा ग्रेविमीटर। अच्छा देखिए ग्रेविमीटर क्या पता था? नहीं जो ग्रेविमीटर होता है वो तेल क्षेत्र का पता लगाता है। क्या लगाता है? तेल क्षेत्र का पता लगाता है। क्या करता है? तेल क्षेत्र का पता लगाता है। अच्छा टैकोमीटर। टैकोमीटर पता है क्या होता है? वायुयान या मोटर बोट जो होता है मोटर बोट उसका गति मापता है। जो या तो वायुयान होगा या तो मोटर बोट उनका क्या मापता है? गति मापता है। टेलीफोन एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। टेलीफोन का क्या काम है? एक दूसरे से बातचीत करना। अच्छा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है बोलिए तो? एक्यूमुलेटर होता है विद्युत ऊर्जा को एकत्र करने के लिए संग्रह करने के लिए। पूछेगा एक्यूमुलेटर द्वारा हम लोग क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा का संग्रह करते हैं कलेक्शन करते हैं स्टोर करके रखते हैं। अच्छा उसका बताइए इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप देखने के लिए। हाँ एक होता है माइक्रोस्कोप एक होता है इलेक्ट्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से बहुत छोटी वस्तु को देखने जैसे कोशिका हो गया इनको देखने किसका यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा विद्युत आवेश की उपस्थिति बताता है। क्या करता है? जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है वो विद्युत आवेश की उपस्थिति बताता है कि इधर से विद्युत आवेश प्रवाह हो रहा है उसी को उपस्थिति बताता है। चलिए माइक्रोस्कोप के द्वारा बहुत ही छोटी वस्तु देखा जाता है। चलिए अच्छा रेडिएटर। अच्छा रेडिएटर क्या होता है बोलिए? रेडिएटर
रेडिएटर मोटर गाड़ी के इंजन में लगा रहता है, मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखता है। रेडिएटर में जो है ना ये जल भराता है, रेडिएटर क्या भराता है? पानी। रेडिएटर में जो पानी भरता है वो मोटर गाड़ी के इंजन को क्या करता है? ठंडा करता है। चलिए अच्छा बताइए रेन गेज का क्या काम है? हाँ रेन गेज क्या करता है? वर्षा को मापता है। अच्छा वर्षा किस में मापा है? तो सेंटीमीटर में ना, कितना किसमें? सेंटीमीटर में। चलिए अच्छा रेडियोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? रेडियोमीटर द्वारा विकिरण जो ऊर्जा विकिरण ऊर्जा की जो तीव्रता होती है उसको रेडियोमीटर द्वारा, किसको द्वारा? रेडियोमीटर। अच्छा लेक्टोमीटर द्वारा अच्छा लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। अच्छा लेक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता। अच्छा सिनेमेटोग्राफी। अच्छा सिनेमेटोग्राफ क्या होता है? सिनेमेटोग्राफ जानते क्या होता है? सिनेमेटोग्राफ अच्छा सिनेमा में देखने आते हैं ना, सिनेमेटोग्राफ में क्या होता है? जो छोटा छोटा रील होता है उसको बड़ा पर्दा में करके दिखाया जाता है। चलिए ये हो गया स्पेक्ट्रोमीटर। स्पीड अच्छा स्पीडोमीटर एक होता है। स्पीडोमीटर क्या करता है? ओडोमीटर दूगो होता है, कंफ्यूजन होगा। ओडोमीटर मतलब कि मीटर को मतलब गाड़ी सुनिए बता दें। हाँ ठीक है स्पीडोमीटर द्वारा गाड़ी की स्पीड मापते हैं। क्या करते हैं? गाड़ी की स्पीड मापते हैं, गति मापते हैं। ओडोमीटर द्वारा पहिए के द्वारा जो तय की गई दूरी होता है उसको मापते हैं। डिस्टेंस को अगर मेजर करना होगा ओडोमीटर, डिस्टेंस को मेजर करना होगा ओडोमीटर, स्पीड मापना होगा स्पीडोमीटर, स्पीड मापना होगा। ये क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन न करना है। ओडोमीटर द्वारा पहिए के द्वारा जो तय की गई दूरी होता है डिस्टेंस को मापता है। बिल जो निकालता है, लेकिन स्पीडोमीटर के द्वारा स्पीड मापते हैं। क्या मापते हैं? चलिए सुना है तो लगा हुआ रहता है बिल काट रहा है, इतना किलोमीटर चला, इतना पैसा बना। हाँ आप बता स्टेथोस्कोप क्या होता है जानते हैं? अरे गांव घर के डॉक्टर सब स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन मापते हैं। क्या मापते हैं? धड़कन मापते हैं। चलिए हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल में आर्द्रता। अच्छा हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता, लेकिन हाइड्रोमीटर द्वारा हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता और हाइड्रोमीटर द्वारा हाइड्रोमीटर द्वारा अपेक्षित आर्द्रता। अरे सॉरी अपेक्षित घनत्व। हाँ अपेक्षित हाँ डेंसिटी। हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता, लेकिन हाइड्रोमीटर द्वारा अपेक्षित घनत्व मापा जाता है जल का। अच्छा ये हो गया अच्छा क्रेस्कोग्राफ नहीं, पौधों में जो वृद्धि होता है उसको मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ हो। किसका? क्रेस्कोग्राफ। पौधे में जो वृद्धि होती है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? क्रेस्कोग्राफ द्वारा। किसके द्वारा? अच्छा गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत धारा। गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या था ना? हाँ क्रेस्कोग्राफ को जगदीश चंद्र बसु किया था। ठीक है अच्छा गैल्वेनोमीटर द्वारा किसको मापते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं। किसको? विद्युत धारा को मापते हैं। चलिए डायनेमो क्या करता था? डायनेमो हाँ डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को। आप देखिए माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को नहीं ध्वनि ऊर्जा को सॉरी जो माइक्रोफोन है जो टेलीफोन है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, क्योंकि ध्वनि लेता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल बना के भेज देता है, इसलिए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। अब देखिए फोटोमीटर द्वारा फोटो में प्रकाश होता है ना, फोटोमीटर द्वारा प्रकाश की तीव्रता क्या मापेंगे? फोटोमीटर द्वारा फोटोमीटर द्वारा किसकी तीव्रता मापेंगे? फोटोमीटर द्वारा। चलिए ये हो गया साइक्लोट्रॉन। हाँ कण की गति के लिए। अच्छा जो भी आवेशित कण होता है ना उसको त्वरित करने के लिए क्या करने के लिए? साइक्लोट्रॉन 12 में पढ़े थे ना 12 क्लास में कि साइक्लोट्रॉन के द्वारा आवेशित कण को त्वरित किया जाता है। क्या कहता है? त्वरित किया जाता है, उनकी स्पीड को बढ़ा दिया जाता है। अच्छा अल्टीमीटर द्वारा बताइए तो नहीं जानते कोई? अल्टीमीटर द्वारा उड़ता हुआ जो विमान है उनका ऊंचाई मापा जाता है, विमान कितना ऊंचा उड़ रहा है। अल्टीमीटर द्वारा अल्टीमीटर द्वारा। चलिए अच्छा ओमीटर द्वारा। अच्छा ओमीटर द्वारा विद्युत धारा। एनीमोमीटर द्वारा क्या है? एनीमोमीटर द्वारा हवा की शक्ति और गति में पाता है कि कितना स्पीड का हवा चल रहा है। एनीमोमीटर द्वारा हवा की शक्ति और गति। एनीमोमीटर द्वारा हवा की शक्ति और गति। चलिए हाँ डिक्टाफोन जो है ये बातचीत को रिकॉर्ड करता है। क्या कहते हैं? डिक्टाफोन बातचीत को रिकॉर्ड कर लिए फिर बाद में उसको सुन लीजिए, वही होता है डिक्टाफोन। बातचीत को रिकॉर्ड करने और पुनः सुनने के काम में किसका यूज करते हैं? डिक्टाफोन का। चलिए अच्छा पोटेंशियोमीटर द्वारा हाँ विद्युत वाहक जो बल्ब होता है
किसके द्वारा विद्युत वाहक बल को मापा जाता है। अच्छा फेदोमीटर द्वारा हाँ समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई अगर मापना होगा उसको किसके द्वारा मापेंगे? फेदोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? देखो सर, देखो क्या होगा, फेदोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई, फेदोमीटर द्वारा समुद्र की। चलिए पायरोमीटर द्वारा, पायरोमीटर द्वारा क्या क्या आता है? पायरोमीटर द्वारा उच्च तापमान। हाँ पायरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? पायरोमीटर द्वारा उच्च तापमान। पायरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? उच्च तापमान को मापा जाता है। चलिए ये हो गया। अच्छा बाइनोकुलस। अच्छा मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर गैस का दाब। मैनोमीटर द्वारा गैस का दाब। कुछ गैसों का दाब को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? मैनोमीटर। कौन सा उपकरण? मैनोमीटर। अच्छा ये हो गया। बोलोमीटर, बोलोमीटर द्वारा क्या होता है? अवरक्त किरण का विकिरण मापने के लिए, अवरक्त किरण का। अच्छा ये हो गया। अब आता है वेंचुरीमीटर। हाँ एक आता है इंपोर्टेंट है वेंचुरीमीटर। अच्छा तरल के प्रवाह की दर, जो वेंचुरीमीटर होता है ना, तरल के प्रवाह की दर। वेंचुरीमीटर द्वारा तरल के प्रवाह की दर मापना है। कल आप लोगों को ये पढ़ के ना, जो मात्रक विमा है इसका मात्रक विमा समान होता है, ये यूनिट जो हुआ ना इसको पढ़ के ना, और जो महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक आता है लूजर में भी आवाज है उसको आप लोग देख के आइएगा। क्या पढ़कर ये आज का क्या रहा होमवर्क है, यहाँ पढ़ लीजिए होमवर्क में, फिर यहाँ आगे कल क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए आप केमिस्ट्री में घुस जाते हैं। क्या आप केमिस्ट्री देख लीजिए, फिजिक्स तो हो गया ना, आप थोड़ा सा केमिस्ट्री को शुरू कर लेते हैं। केमिस्ट्री में क्या क्या दिया हुआ है, चलिए बहुत ही अच्छा बुक है रसायन विज्ञान। अच्छा केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे इसको? मोल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री में पहला टॉपिक क्या है? मोल कॉन्सेप्ट, परमाणु संरचना, रेडियो संरचना। ये 3-4 टॉपिक, इसमें अभी 1-2 टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या तो चलिए शुरू करते हैं। मोल संकल्पना, जिसको इंग्लिश में मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखिए मोल, मोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढेर। प्रोबेबिलिटी क्या करना? ढेर करना, इकट्ठा। अच्छा पूछे एक मोल में कितना अणु परमाणु या आयन होता है? बोलिए तो। हाँ एक मोल में, सुनिए एक मोल में 6.023 गुना 10⁻23 परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, उतना ही होगा एक मोल में। हाँ 6.023 गुना 10⁻23 परमाणु हो, अणु हो या आयन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है पूछे एक मोल में कितना परमाणु? 6.023 परमाणु, अणु या आयन। चलिए ये तो हो गया मोल। अब अगर मोल की संख्या निकालना होगा तब क्या कीजिएगा? फॉर्मूला होता है मोल की संख्या निकालने का, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। जितना द्रव्यमान दे देगा और जो आणविक द्रव्यमान है उसका, उससे भाग देंगे, मोल निकल जाएगा। क्या निकलेगा? मोल निकलेगा। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। चलिए हो गया। अच्छा एक मोल गैस का एसटीपी पर आयतन कितना होता है? 22,400 मिली। हाँ ये भी होता है, दोनों होता है। पूछा जाएगा एक मोल गैस का आयतन एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना होता है? 22.4 लीटर। 22.4। चलिए अच्छा ये हो गया। हाँ ठीक है। ये पूछा जाएगा कि एक एमयू क्या होता है? एक एमयू जानते क्या होता है? एक एमयू नहीं, एक एमयू का होता है। सुनिए एक एमयू बराबर पूछेगा कि कार्बन 12 के 12वां भाग, कार्बन 12 जो होता है कार्बन 12 जो होता है, जो समस्थानिक कार्बन का, कार्बन 12 का जो 12वां भाग होता है, जब कार्बन 12 द्रव्यमान है उसको 12 में भाग दे देंगे, जितना निकलेगा उसी को एक एमयू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक एमयू। इसलिए एक एमयू फॉर्मूला होता है कार्बन 12 के 12वें भाग को एक एमयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक एमयू। चलिए ये हो गया ना। प्रोटॉन की जितना द्रव्यमान है हाँ लगभग 1.6 गुना 10⁻⁴ एवो बात से बराबर। हाँ अच्छा एक एमयू, हाँ एक एमयू में 1.66 गुना 10⁻24 ग्राम होता है। हाँ 24 ग्राम। हाँ ग्राम में 25 केजी अगर बनाएंगे। चलिए हाँ अगर एक एमयू पूछे कितना ग्राम होता है? 1.6 ग्राम। यही एवोगाड्रो नंबर होता है ना। अब देखिए किसी तत्व के एक परमाणु में 6.023 गुना 10⁻23 परमाणु उपस्थित होते हैं, होता है ना इतना ही। अब चलिए ये हो गया। अब आ जाता है इसका परमाणु संरचना। क्या आता है? खाली इसमें ये याद रखना है कि एक मोल में कितना परमाणु अणु या आयन कितना होता है? एक मोल में 23 परमाणु अणु या आयन होता है। अच्छा
मोल कैसे निकालते हैं? दिया गया ग्राउंड वाटर, द्रवण दिया गया ग्राउंड वाटर। आंतरिक द्रवण। अच्छा, एवोगाद्रो नंबर किसको बोलेंगे? कार्बन 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 नहीं, एक उसको एक एमयू बोलेंगे। एक एमयू क्या होता है? C12 यानी कार्बन 12 के 12वें भाग को एक एमयू कहा जाता है। क्या कहता है? एक एमयू। अच्छा, एक एमयू का भार कितना होता है? 1.66 ग्राम। 27 केजी में लेंगे 27। इसी को क्या बोलेंगे? एवोगाद्रो संख्या क्या बोलेंगे इसी को? चलिए, ये हो गया, कोई दिक्कत है इतना में? अब आ जाता है परमाणु संरचना। दूसरा टॉपिक क्या आ जाता है? परमाणु संरचना, जिसको इंग्लिश में एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलिए, परमाणु। परमाणु क्या होता है? तत्व का सबसे छोटा कण। पूछेगा तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु। अच्छा, परमाणु कौन सा? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा में एटमोस से बना है। किससे बना है? एटमोस से। पूछे परमाणु किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। किससे बना है? एटमोस से। अच्छा, परमाणु के लिए एटमोस शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्या था? डेमोक्रिटस। कौन क्या था? डेमोक्रिटस। परमाणु शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग है वो कौन क्या था? डेमोक्रिटस। कौन क्या था? 9th क्लास का जो भारतीय भवन का बुक है उसमें लिखा हुआ है कि परमाणु शब्द का सबसे परमाणु शब्द का सबसे पहला प्रयोग कौन क्या था? डेमोक्रिटस। कौन क्या था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा है कि परमाणु शब्द का सबसे पहला प्रयोग कौन क्या था? डेमोक्रिटस। चलिए, आप बताइए आप लोग कि इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का भार पहले ये जानिए कि परमाणु का 3 को मौलिक कण होता है। कितना को? कौन कौन होता है? परमाणु का 3 मौलिक कण। कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का भार बताइए। 9.1 ठीक है। प्रोटॉन का भार बताइए। 1.6725 ठीक है। न्यूट्रॉन का भार बताइए। 1.6748 ठीक है। आप पूछेगा इलेक्ट्रॉन का आवेश। अच्छा, इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट में, अच्छा इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट निगेटिव चार्ज को वहन करता है ना, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। आवेश जितना इलेक्ट्रॉन को उतना ही प्रोटॉन, लेकिन मात्रा में क्या होता है? हाँ, पॉजिटिव निगेटिव होता है। मात्रा समान है लेकिन साइन अलग अलग होता है। ये आवेशहीन कण पूछेगा कौन है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा कण है? आवेशहीन। अरे पता, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, लेकिन नाभिक की खोज रदरफोर्ड। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में। कब किया था? जेम्स चैडविक 1932 में। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897। 1897 में। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 के क्या? जे थॉमसन में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज 1919 में। हाँ, चलिए, 1919 में प्रोटॉन की खोज करते कौन? गोल्डस्टीन। अच्छा, न्यूट्रॉन की खोज करते चैडविक 1932 में। अच्छा, अब डाल्टन के कुछ परमाणु सिद्धांत उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला सिद्धांत क्या है? प्रत्येक तत्व, पदार्थ या द्रव अति शुद्ध या अभाज्य कणों से मिलकर बना, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। डाल्टन ये बात कहा कि प्रत्येक जो तत्व है एक अभाज्य कण से मिलकर बना होता है, जिसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टन ये चीजें कहा कि परमाणु से छोटा कोई मौलिक कण नहीं हो सकता, कि परमाणु छोटा कोई मौलिक कण नहीं हो सकता। डाल्टन पहला हाँ, नहीं, डाल्टन भारतीय था, कभी पता नहीं हमको। एक ही तत्व के सभी परमाणु भार, आकार एवं अन्य गुणों में समान होंगे। डाल्टन दूसरा बात ये कहा कि एक ही तत्व का जो परमाणु का भार है, आकार है, वो सब गुण क्या होगा? समान होगा। दोनों इसका फेल। हाँ, किंतु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं, लेकिन दूसरा तत्व से क्या होगा? भिन्न होता है। लेकिन ये भी नियम इसका फेल हो गया। क्या कहते हैं? सब समस्थानिक हो गया। कार्बन का समस्थानिक, नाइट्रोजन का समस्थानिक, ऑक्सीजन का समस्थानिक, अलग अलग हो गया ना। तीसरा दिया था ये नियम, परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में सहयोग करते हैं। परमाणु जो है हमेशा छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में सहयोग करते हैं। चौथा नियम दिया था, रासायनिक अभिक्रिया के समय ना तो परमाणु नष्ट होता है, ना ही विभाजन या निर्माण कर सकता है। ये नियम इसका क्या हो गया? फेल हो गया। इसलिए परमाणु को जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ये क्या हो गया? खत्म हो गया ना, इसका वैल्यू नहीं था। जितना बात कहा वो सब फेल हो गया। क्या? अच्छा, परमाणु के मौलिक कण पढ़िए। किसी तत्व के मौलिक कण उसके परमाणु नहीं होते, परंतु सभी पदार्थ के मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। सभी पदार्थ का जो मौलिक कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए, अच्छा इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? जे इलेक्ट्रॉन की खोज जे इलेक्ट्रॉन की खोज जे कब किया था? 1857। पूछेगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन कब किया था? 1857। चलिए, यह द्रव का मुख्य कण है जो परमाणु के अवयव में मुक्त अवस्था दोनों रहता है। अब मुक्त अवस्था में रह सकता है और संयुक्त अवस्था में रह सकता है। चलिए, किसी तत्व के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक में से प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। अच्छा, कोई भी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या होता है ना। किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन आयन इस समय बराबर नहीं होगा।
क्या वो या तो गर्म करेगा या तो त्याग देगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। चलिए अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? नहीं, हाँ 31 kg 28 ग्राम। चलिए कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा कण नाम है ना कैथोड किरण। अच्छा कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है, जिसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अच्छा कभी कभी दे देगा कि कैथोड किरणों को डॉट डॉट भी कहा जाता है, कैथोड किरण से ही इलेक्ट्रॉन बना है इसीलिए कहा जाता है, समझे ना। अब आता है प्रोटॉन, क्या आता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन में क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। क्या होता है? अच्छा परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति यह प्रमाण करती है कि परमाणु में धनावेशित का भी उपस्थित है, क्योंकि परमाणु उदासीन होते हैं। कोई परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या। आवेश में क्या होता है? खाली डिफरेंट होता है, एक प्लस में एक माइनस में। चलिए प्रोटॉन की खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन। अच्छा प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? ये प्लस में होता है। चलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 ग्राम या 27 kg हो जाएगा। अच्छा एनोड किरणें छोटे छोटे कणों से बनाते हैं, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। एनोड जो किरणें होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। इसलिए प्रोटॉन को एनोड किरण भी बोलेंगे, प्रोटॉन को। तब इसके हिसाब से प्रोटॉन यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। एनोड किरणें क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन कैथोड किरणें नेगेटिव। एनोड किरणें क्या होगा? पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूजन होता है। एनोड किरणें पॉजिटिव या नेगेटिव? कैथोड किरणें। चलिए न्यूट्रॉन की खोज। अच्छा न्यूट्रॉन कैसा कण है? आवेशहीन कण है ना। कैसा कण है? द्रव्यमानहीन है ना? नहीं है। चलिए 1932 में अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। जब बेरिलियम पर अल्फा कण का आघात कराया तो न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। जब बेरिलियम पर अल्फा कण का आघात करेंगे, अल्फा कण किसको बोलेंगे? He++ को। अल्फा कण किसको बोलेंगे? हीलियम प्लस को। हीलियम में जब 2 प्लस लगेगा ना अल्फा कण बनेगा। जब बेरिलियम पर अल्फा कण का आघात करेंगे तब क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन निकलेगा। देखिए ये कण उदासीन होते हैं तथा इन पर आवेश शून्य होता है। ये कण कैसा होता है? उदासीन होता है, आवेश शून्य होता है। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए चार्जहीन कण चार्जलेस पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? बोलिए तो। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6748 24 ग्राम। अच्छा हो गया ना ये सब? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें याद है सबको। चलिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का प्रमुख तत्व देख लेते हैं। डाल्टन जो परमाणु सिद्धांत दिया था उसका क्या क्या प्रमुख तत्व के बारे में देख लेते हैं। पहला डाल्टन का था परमाणु से छोटा परमाणु तत्व का क्या है? सबसे छोटा कण है। डाल्टन क्या कहा था? परमाणु जो है तत्व सबसे छोटा कण है, लेकिन इनसे भी छोटा कण आ गया ना, इसलिए इसका क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। दूसरा था परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। उसके बाद डाल्टन क्या किया? परमाणु अविभाज्य होता है। डाल्टन क्या कहा? परमाणु अविभाज्य। इसको विभाजित किया गया ना। डाल्टन ये कहा कि परमाणु को टुकड़ा हम नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी टुकड़ा टुकड़ा करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसा पार्टिकल बना दिया। न्यूट्रिनो बहुत सारा चीज निकाल दिया ना, मेसॉन यूकावा बहुत सारा पार्टिकल है ना, पॉजिट्रॉन ये सब है ना। आप देखिए उप परमाणु सब एटॉमिक पार्टिकल देख लीजिए। पहला आता है न्यूट्रिनो। पूछेगा न्यूट्रिनो खोज कौन किया? न्यूट्रिनो खोज पॉली। ये सब है सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन है उनसे भी छोटा पार्टिकल ये बन गया है, इसलिए इसको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ ये अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी। देखिए पहला है न्यूट्रिनो। क्या पहला? न्यूट्रिनो की खोज कौन किया? पॉली। न्यूट्रिनो की खोज पॉली द्वारा। अब देखिए न्यूट्रिनो जो होता है आवेशहीन होता है। कैसा होता है? आवेशहीन होता है। न्यूट्रिनो आवेशहीन और द्रव्यमानहीन दोनों होता है, ना तो द्रव्यमान होता है ना ही आवेश होता है, इसलिए न्यूट्रिनो जो है आवेशहीन और द्रव्यमानहीन कण है। कैसा कण है? क्वार्क। अब दूसरा आता है क्वार्क। क्वार्क की जो खोज है मरे गेलमैन एवं जॉन जीवी ने किया था, ठीक है। मेसन की खोज यूकावा। मेसन की खोज मेसन की खोज कौन किया? न्यूट्रिनो की खोज पॉली। न्यूट्रिनो की खोज पॉली। अब आता है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल बोला जाता है ना। क्या बोलेंगे इसको? गॉड पार्टिकल बोला जाता है। हिग्स जो बोसॉन है, हिग्स बोसॉन है, गॉड पार्टिकल इसको बोलता है। क्या बोलता है इसको? गॉड पार्टिकल। क्या बोले इसको? गॉड पार्टिकल। अच्छा इसको एक मशीन था 2011-13 में लार्ज हेड्रोजन कोलाइडर था ना, उसी के द्वारा इसको खोजा गया था। किसको? गॉड पार्टिकल। किसको? हिग्स बोसॉन को क्या नाम है? गॉड पार्टिकल। दे देगा क्वेश्चन कि हिग्स बोसॉन को डॉट डॉट के नाम से जानता है, गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसॉन किस नाम से जानता है? गॉड पार्टिकल। चलिए अब पॉजिट्रॉन।
पूछेगा पोजिट्रॉन की खोज किसने किया? एंडरसन। पोजिट्रॉन की खोज पोजिट्रॉन की खोज समय कितना हुआ देखिए थोड़ा। टाइम है बहुत साढ़े है। तीन। 10 दस तेरे हुआ है। हाँ। चलिए चलने दीजिए इसी को, ठीक है। पोजिट्रॉन की खोज किसने किया? एंडरसन। वो एंडरसन। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन। मेसन की खोज यूकावा। मेसन की खोज अच्छा। न्यूट्रिनो की खोज पॉली। न्यूट्रिनो की खोज पॉली। चलिए अब आ जाता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर इसको बोलते हैं। चलिए इसके बाद थोड़ा बढ़िया से पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन रेलवे में भी आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक का विचार सबसे पहले कौन किया? मोस्ले। पूछेगा परमाणु क्रमांक की खोज किसने किया? मोस्ले। इसको परमाणु संख्या बोलते हैं। परमाणु संख्या की खोज किसने किया? मोस्ले। परमाणु भार परमाणु भारी नहीं, आवर्त सारणी के हाँ वर्षानी मेनली पर आवर्त सारणी को परमाणु भार पर है ना। जो मोस्ले का आवर्त सारणी है वो किस पर? परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी इसको बोलते हैं। अच्छा, परमाणु क्रमांक का विचार मोस्ले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। अच्छा, परमाणु संख्या किसको बोलेंगे? प्रोटॉन की संख्या। परमाणु के नाभिक में जितना को प्रोटॉन उतना ही उसका क्या हो गया? परमाणु संख्या हो गया। इसलिए हाइड्रोजन के नाभिक में कितना प्रोटॉन? एक प्रोटॉन, इसका परमाणु संख्या 1। कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है? 6। तो कार्बन कितना प्रोटॉन होगा? 6 प्रोटॉन। कोई दिक्कत? चलिए परमाणु क्रमांक जेड सूचित करते हैं। परमाणु क्रमांक किससे सूचित करते हैं? जेड से। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या p और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन आवेशित कण जो रहेगा उसमें बराबर है ना कोई। चलिए ये आता है परमाणु द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलेंगे? मास नंबर। दूसरा क्या आता है? परमाणु द्रव्यमान, जिसको क्या बोलेंगे? मास नंबर। देखिए किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो मिला देंगे तो वही क्या बोले? परमाणु भार। क्या बोले? परमाणु भार। न्यूक्लियर। हाँ, न्यूक्लियर इसको बोलते हैं। परमाणु ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन। क्या बोले उसको? न्यूक्लियॉन। चलिए अच्छा, इसीलिए परमाणु संख्या को ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ए से। ए बराबर होता है p + n। ए बराबर क्या होता है? p + n। यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ए बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए अब आता है समस्थानिक। क्या आता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? आइसोटॉप्स। देखिए ये पहला प्रश्न ये पूछेगा कि आइसोटॉप्स का खोज कौन किया था? समस्थानिक खोज कौन किया था? समस्थानिक का खोज फजन्स और सोडी। फजन्स और सोडी पूछेगा। फजन्स और सोडी। फजन्स है। समस्थानिक खोज कौन किया था? फजन्स और सोडी। फजन्स और सोडी नामक वैज्ञानिक ने समस्थानिक की खोज की थी। देखिए एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो? भिन्न भिन्न हो। जिनका परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक। क्या बोलेंगे? जैसे कार्बन का कितना समस्थानिक? 3 होगा। ये बात सी तरह होता है ना? सी तरह C14 होता है ना? कार्बन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन का भी 2 होता है समस्थानिक। तो समस्थानिक किसको बोलेंगे? जिसमें परमाणु संख्या समान, परमाणु भार अलग अलग। और जब परमाणु संख्या समान है तो प्रोटॉन की संख्या समान होगा ना? प्रोटॉन की संख्या समान। हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान हो जाएगा तो वो क्या होगा? समस्थानिक बोलेंगे। क्या होगा वो? लीजिए आप समस्थानिक को ध्यान देखिए। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होता है? 3 होता है ना? प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, प्लैटिनम। अच्छा, आर्गन का भी होता है ना सर? आर्गन 18 40, आर्गन 19 40, कैल्शियम 20 40 होता है ना? चलिए अब आता है सम न्यूट्रॉनिक। क्या आता है? सम न्यूट्रॉनिक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटोन। ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान किंतु द्रव्यमान की संख्या भिन्न भिन्न हो। सम न्यूट्रॉनिक तो समझ ला दी। हाँ, सम न्यूट्रॉनिक को पूरा समझिएगा। इसको बोलते हैं आइसोटोन। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है उसको क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलेंगे उसको? सम न्यूट्रॉनिक। इसका ध्यान रखना, एग्जांपल ध्यान रखना। जैसे हाइड्रोजन 1s3 होता है ना? 1 3। अच्छा, हीलियम 2 4। दोनों देखिए सेम है। 3 में 1 माइनस करेंगे 2, इसमें भी 4 में 2 माइनस करेंगे 2 होगा। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है? समस्थानिक उदाहरण है। दूसरा आता है पोटेशियम 15 32, फास्फोरस 16 32। ये क्या है? समस्थानिक है। उसके बाद हाँ, यही दोनों को एग्जांपल क्या करना, याद रखना। तीसरा आता है सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या आता है? सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। हाँ, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? समान होगा, उसको क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे उसको? सम इलेक्ट्रॉनिक। लीजिए
ये हो गया। जैसे देखिए O2 माइनस में और सोडियम प्लस में, नियॉन में सब में क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि O2 माइनस होगा ना, हाँ O2 -2 तो 8 था तो 10 हो गया, और सोडियम 11 होता है, एक त्याग दिया 10 बच गया। प्लस हाँ नियॉन का कितना होता है, नियॉन का 10 होता है, इसमें सब में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा 10 होगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलेंगे इसको सम इलेक्ट्रॉनिक, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसको क्या बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलेंगे उसको सम इलेक्ट्रॉनिक। कोई दिक्कत। अब देखिए अगला आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल, कौन आता है थॉमसन का मॉडल, संभारिक हाँ द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या क्या हो अलग हो, उसको क्या बोलेंगे आइसोबार या संभारिक बोलेंगे, उसलिए यहाँ नहीं दिया था। अब अगला आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल, किसका मॉडल थॉमसन का, चलिए थॉमसन हाँ जी थॉमसन परमाणु के अंदर, हाँ परमाणु के अंदर स्थित कणों के विन्यास को समझाने के लिए पहले सर जे थॉमसन ने 1904 में एक मॉडल दिया, कौन दिया कब दिया 1904 में। अच्छा इसके अनुसार परमाणु एक दृढ़ गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जिसका आकार 10⁻8 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है 10⁻8 सेंटीमीटर। परमाणु का संपूर्ण धनावेश समान रूप से गोले में वितरित रहता है। थॉमसन क्या कहा, परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश होता है वो संपूर्ण रूप से गोले में क्या होता है वितरित रहता है। अच्छा तथा ऋण आवेश कण बीचों बीच में गुत्थे रहते हैं। थॉमसन ये कहा था कि जो धनावेशित कण वो पूरे पर उसमें तरबूजा में, और जो ऋण आवेशित कण वो तरबूज के बीज की तरह होता है, किसकी तरह तरबूज के बीज की तरह। थॉमसन यही बात था ना कि जो धनावेशित कण है वो पूरे तरबूज में फैला रहेगा, और जो ऋण आवेशित कण वो तरबूज के बीज की तरह धंसा रहेगा। लीजिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु को संपूर्ण धनावेश समान रूप से गोले में वितरित रहता है तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के बीच में गुथे रहते हैं। अच्छा थॉमसन परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन भी कहते हैं, या मस्कमेलन मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है इसी को तरबूजा मॉडल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रदरफोर्ड का प्रयोग देख लेते हैं। क्या बोलते हैं रदरफोर्ड का प्रयोग। हाँ परमाणु का अधिकांश स्थान क्या होता है रिक्त होता है, परमाणु का अधिकांश स्थान क्या होता है खाली होता है, जिसके कारण अधिकतम अल्फा किरण उसमें से क्या होता है निकल जाता है। परमाणु का जो अधिकांश स्थान वो क्या होता है रिक्त होता है, जिसके कारण जो अल्फा कण वो क्या होता है पास कर जाता है। अच्छा परमाणु के भीतर एक धनावेशित कण होता है, परमाणु के भीतर क्या होता है एक धनावेशित कण होता है, जिससे धनावेशित कण अल्फा कण प्रतिकर्षित होकर विभिन्न कोनों में विक्षेपित हो जाते हैं। इस भारी धनावेशित पिंड को नाभिक कहा जाता है। क्या कहता है नाभिक कहते हैं। परमाणु के अंदर में क्या पाया था नाभिक, नाभिक का खोज कौन किया था रदरफोर्ड, क्या था रदरफोर्ड। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक बहुत छोटा और दृढ़ होता है। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक छोटा हो करेगा क्योंकि परमाणु के अंदर ना नाभिक होता है, नाभिक क्या होगा बहुत छोटा होता है। अच्छा इसी कारण से बहुत भी कम अल्फा कण अपने मार्ग में वापस लौट पाते हैं। यही कारण है कि बहुत कम ही अल्फा कण क्या अपना मार्ग में वापस लौट पाता है। अच्छा परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन था प्रोटॉन था, परमाणु नाभिक क्या बनता है न्यूट्रॉन था प्रोटॉन। इसी को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं न्यूक्लियर बोलता है। क्या बोलते हैं इसको, इसी को परमाणु भार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लीजिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जिसे नाभिकीय कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अब इसका परमाणु मॉडल पढ़ना रदरफोर्ड, किसका रदरफोर्ड। इसी के ऊपर छोड़ देंगे फिर थोड़ा बायोलॉजी पढ़ लें। लीजिए प्रदीप को क्या हो गया कितना बार पढ़ नींद लग रहा है, नींद लग रहा है। लीजिए आगे सुनिए, सुनो सुनो बोल को नींद आ रहा है। अच्छा सुनो 3 किलो राहुल हमरा खुद आ रही है नींद में। सुन थोड़ा सुनो। रिकॉर्ड है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अंग्रेज वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 में अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त अंक के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। अब इनका क्या क्या था इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इन प्रयोगों के आधार पर निम्न परमाणु मॉडल दिया कौन रदरफोर्ड। परमाणु मॉडल किसने दिया रदरफोर्ड ने। देखिए परमाणु के कुल धनावेश परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म भाग में संचित रहता है। रदरफोर्ड क्या कहा, परमाणु का जो कुल धनावेश होता है वो परमाणु केंद्र के अति सूक्ष्म भाग में क्या रहता है संचित रहता है, जिसको क्या बोलते हैं नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड का ये कहना था जो परमाणु को धनावेशित करना है वो कहाँ रहता है नाभिक में रहता है। कहाँ रहता है नाभिक में। अच्छा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्या कहता है कक्षा में घूमता है। रदरफोर्ड ये बात था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों क्या करता है चक्कर लगाता है, लेकिन प्रोटॉन कहाँ रहता है नाभिक में रहता है। प्रोटॉन कहाँ रहता है, चलिए दोनों चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन सुनिए प्रोटॉन चक्कर सुन लेता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, इलेक्ट्रॉन कौन चक्कर लगाता है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अच्छा
इलेक्ट्रॉन पर धनावेशित नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण से उत्पन्न अपकेंद्रण बल नाभिक के आकर्षण बल को क्या करता है, संतुलित करता है। जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज होता ना, इसलिए वो क्या होता है, बैलेंस होके घूमते रहता है, बैलेंस होके। अगर यही न्यूट्रॉन के पास अगर चार्ज हो जाता था वो उसको खींच देता है ना, कुछ ना कुछ तो होता था गड़बड़। नाभिक का आयतन परमाणु का आयतन से बहुत कम होता है, सही बात है ना। नाभिक का आयतन परमाणु का आयतन से बहुत कम होगा, क्योंकि नाभिक परमाणु के अंदर में होता है ना। तथा परमाणु का समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म भाग नाभिक में समझ जाता है। परमाणु का जो टोटल द्रव्यमान है, जो भार है, वो कहाँ आता है, नाभिक में रहता है ना। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान भार परमाणु के नाभिक में अवस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कुल बराबर होता है। यही बात है ना कि परमाणु का जो भार होता है, कोई परमाणु का भार जो द्रव्यमान होता है, वो परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होता है उसी के योग के बराबर होता है ना। इसी को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। अब जो बोर का परमाणु मॉडल, इसको कल पढ़ेंगे, यहाँ तक सबको पढ़ के ना। परमाणु की संरचना वाला चैप्टर है और जो मोल कॉन्सेप्ट है, जहां जहां मिलेगा उसको क्या करना है, पढ़ के आना है, पढ़ के आना। इससे रिलेटेड कल क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। मनीष कुमार सुन रहा है तुमरे? हाँ, पढ़ लेना दूसरे में। हाँ, मनीष कुमार लगा देगा 1 महीना। हाँ रे, नहीं लगाएगा, कहा 1 महीना लगाया। की पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी दिक्कत नहीं हो रहा है। नहीं ना, कोई दिक्कत ना हो। बैठने में प्रॉब्लम होता है, देखो ओ है तो हम देखते हैं। नहीं कोई ना अरे टाइल बन जाए। हल्ला गुल्ला शुरू मत करो गाइस। लाइव में रिकॉर्ड मारेंगे भी। नहीं जोड़ी हो, सुनो, प्रोफाइल कोशिका विज्ञान में कोशिका विभाजन पढ़ लेते हैं। सुनो, बायोलॉजी में कोशिका विज्ञान और कोशिका विभाजन। बायोलॉजी में सबको लुसेंट से जहां जहां मिलेगा, साइटोलॉजी में कोशिका विभाजन, ये कोशिका विज्ञान। कोशिका के बारे में जो चैप्टर होगा ना, जहां लुसेंट हो, जो भी एसके जहां हो, जो भी बुक में आपको मिलेगा उसको पढ़ के आना। यहाँ क्या करना, रिवाइज करना। सुन, सबसे पहले पूछेगा बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बायोलॉजी अरस्तु नहीं, लेमार्क और ट्रेविरेनस। हाँ, लेमार्क और ट्रेविरेनस। अच्छा, मुझे बायोलॉजी का जनक किसको बोलता है? अरस्तु। किसको बोलेंगे? बायोलॉजी पूछे या जूलॉजी पूछे? बायोलॉजी पूछे या जूलॉजी पूछे? दोनों का जनक कौन है? अरस्तु। लेकिन बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस। बॉटनी का जनक चिकित्सा शास्त्र का हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का हिप्पोक्रेटस। चलिए, बायोलॉजी शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है लेमार्क और ट्रेविरेनस के। कौन कहता है? लेमार्क और ट्रेविरेनस। अच्छा, अध्ययन की दृष्टि से जीव विज्ञान को 2 प्रमुख शाखा में विभाजित करता है, एक जंतु विज्ञान, एक पादप विज्ञान। पता है ना? अच्छा, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु होता है, पादप विज्ञान का थियोफ्रेस्टस, चिकित्सा शास्त्र का हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का हिप्पोक्रेटस। चलिए, अच्छा, होम्योपैथी का जनक किसको बोला था? हैनीमैन। हैनीमैन को बोला, हैनीमैन। होम्योपैथी का जनक हैनीमैन। अच्छा, सजीव का कुछ गुण है, उसको पढ़ लेते। चलिए, वृद्धि। पहला गुण क्या है? वृद्धि। जो भी सजीव होगा उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, ग्रोथ होगा, उसमें डेवलपमेंट होगा ना। दूसरा है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। जो भी सजीव रहेगा जिसमें जान है वो क्या करेगा, अपने संतान उत्पत्ति करने का क्षमता रखेगा, इसी को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन या प्रजनन। क्या बोलेंगे इसको? तीसरा होता है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षमता का बायोजीवन के प्रति प्रतिक्रिया। जैसे मान लीजिए आप ही का हाथ अगर मान लीजिए पकड़ के आग में डाल देंगे, आप क्या कीजिए, हाथ को खींचिएगा ना, यही क्या हो गया? उद्दीपन। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। जो भी सजीव होगा उसमें कुछ ना कुछ स्टिमुलस होगा, उद्दीपन के प्रति क्या होगा? अनुक्रिया होगा। जैसे आप कोई जानवर को काटते हैं, बकरी को, खस्सी या मुर्गा को, तो क्या होता है? वो काटने देता है, छटपटाता है ना, उसमें क्या है? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है ना। जो भी सजीव होगा उसमें उद्दीपन के प्रति क्या होगा? अनुक्रिया होगा। वो स्टिमुलस करेगा, रिएक्शन करेगा ना, रिएक्ट करेगा ना। दूसरा देखिए, यह सजीवों के लक्षणीय गुण है। इनके अलावा उपापचय, मेटाबॉलिज्म। जो भी सजीव होगा उसमें क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, कोशिका एक संगठित संरचना होती है। कोशिका कैसी संरचना होती है? एक संगठित संरचना होती है। एक कोशिकीय जीव अपनी संपूर्ण जैविक क्रिया एक ही कोशिका में सम्पन्न करते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होता है, जो एक कोशिकीय जीव होता है, वो अपना संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो एक कोशिका में ही सम्पन्न करता है, पूरे शरीर के अंदर ही करता है। देखिए,
परंतु बहुकोशिकीय शरीर में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विशेष कोशिका उदक होते हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होता है, क्या होता है, जो बहुकोशिकीय जीव होता है उसको बॉडी के अंदर में सब काम को करने के लिए क्या होता है, अलग अलग सेल होता है, अलग अलग कोशिका होता है ना, अलग अलग ऊतक होता है, अलग अलग क्या होता है, ऑर्गन होता है ना। चलिए आप कोशिका, अच्छा पता है कोशिका का दिन क्या बढ़ता है, साइटोलॉजी, क्या बोलेंगे, कोशिका का ध्यान। अच्छा कोशिका सबसे पहले खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन सा कोशिका, नहीं मृत कोशिका क्या था, इसको डेट से बोलेंगे। रॉबर्ट हुक जो है वो मृत कोशिका खोजा था, लेकिन ल्यूवेन हॉकिंसन क्या था, जीवित कोशिका। पूछेगा जीवित कोशिका खोज किसने किया, ल्यूवेन हॉक। जीवित कोशिका खोज ल्यूवेन हॉक, जीवित कोशिका खोज। लीजिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका विज्ञान देखिए, कोशिका विज्ञान, संसार के समस्त जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, सही बात है। ये सब जीवधारियों की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है ना, जीवधारी का रचनात्मक और क्रियात्मक कोशिका ही बोलते हैं ना। अच्छा जो कोशिका विज्ञान है अर्धपारगम झिल्ली से बना होता है। जो कोशिका है, कोशिका वो किससे बना होता है, अर्धपारगम झिल्ली। किससे पूछेगा, कोशिका का झिल्ली होता है, कैसा होता है, अर्धपारगम या पारगम। तो अर्धपारगम इसको इंग्लिश में सेमी परमिएबल बोला जाता है। अच्छा इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। जो कोशिका का झिल्ली होता है जिसको अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं, वो क्या होता है, स्वतः जनन की क्षमता होती है। उसमें कोशिका की झिल्ली में क्या होती है, स्वतः जनन पाई जाती है। लीजिए कोशिका के आधार पर जीव मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार है, और कोशिका के आधार को लेकर चलेंगे तो जीव कितने प्रकार, दो प्रकार। पहला होता है एक कोशिकीय, दूसरा होता है बहुकोशिकीय। पहला क्या होता है, एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। अच्छा एक कोशिकीय जीव किसको बोलेंगे, जिस जीव का शरीर एक ही कोशिका से बना, हाइड्रा हो गया, जीवाणु विषाणु जितना भी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, नीली सेवाल हो गया, इसका शरीर ईस्ट हो गया, इनका शरीर हाँ जिन जीवों का शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है उसको एक कोशिकीय बोलेंगे। जिन जीव का शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना उसको क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय बोलेंगे। मनुष्य हो गया, मेढक, बिल्ली, जितना भी जीव आता है सब क्या आता है, बहुकोशिकीय आता है। प्लांट हो गया, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय। अच्छा देखिए ये हो गया। अच्छा रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क सूक्ष्मदर्शी में अनेक चेंबर देखा, जिसे उसने क्या कहा, कोशिका का। अच्छा क्वार्क निस्सबर, अच्छा क्वार्कस जो है वो कौन वृक्ष से, कॉर्क से निकाला था ना। चलिए रॉबर्ट हुक जो है निर्जीव कोशिका खोज गया था। किस कोशिका का, निर्जीव कोशिका का, यहाँ दिया हुआ वही चीज। अच्छा जो एंटोनियो ल्यूवेन हो वो कैसा कोशिका खोज गया था, जीवित कोशिका। किस कोशिका, कब क्या था, 1676 में। कब क्या था, पूछेगा जीवित कोशिका खोज कौन किया था, ल्यूवेन हॉक। कब किया था, 1676 में। अच्छा पूछेगा संसार की सबसे छोटी कोशिका किसी कोशिका होती है, हाँ माइकोप्लाज्मा डेलिसेप्टिक मांगे, माइकोप्लाज्मा जिसको जीवाणु कोशिका बोलेंगे, या इसको पीपीएलओ बोला था। क्या बोला था, पीपीएलओ। संसार की सबसे छोटी कोशिका हाँ पीपीएलओ बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, इसको जीवाणु कोशिका भी बोल सकते हैं। अच्छा संसार की सबसे बड़ी कोशिका 170 में 135 में होता है ना। पूछेगा संसार की जो सबसे बड़ी अंडा किसकी होती है, कितना इसका होता है, 170 गुना 135। अच्छा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे, न्यूरॉन कोशिका या तंत्रिका कोशिका। अच्छा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे, स्पर्म इसको बोलते हैं। मानव शरीर सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे, अंडाणु, इसको ओवम बोलते हैं। कोई दिक्कत है, चलिए। अच्छा ये बताइए कि जो कोशिका सिद्धांत वो खोज के दिया था, स्लाइडन और स्वान। अच्छा कोशिका सिद्धांत जो दिया था ना स्लाइडन स्वान, वो कुछ बात का उसको देख ध्यान में रखिए, ताकि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकता है। कोशिका सिद्धांत का जो इंपोर्टेंट बात उसको स्टेटमेंट में पूछ सकता है, ताकि आप जमाना आ गया स्टेटमेंट बोला वो बोलना है नहीं रहा जमाना। देखिए स्लाइडन और स्वान जो कोशिका सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत में देखिए कौन बात है। पहला बात है सभी प्राणियों का शरीर किससे मिलकर बना था, कोशिका से। किससे मिलकर बना था, कोशिका से। अच्छा दूसरा है यह जैविक क्रियाओं या मेटाबॉलिक क्रियाओं की इकाई को प्रदर्शित करती है। तीसरी बात है कोशिका आनुवंशिक इकाई, कोशिकाएं आनुवंशिक इकाई है तथा इसमें आनुवंशिक गुण विकसित होता है। कोशिका क्या है, आनुवंशिक इकाई है ना, कोशिका ही ना ढोता है एक गुण माता पिता के गुण को बच्चे तक ढोता है। कोशिका में भी कौन जीन होता है ना। अच्छा इसमें नवीन कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनता है, जो भी नया कोशिका बनता है पूर्व कोशिका बनता है ना, इसलिए नवीन कोशिका का जन्म होता है वो किससे होता है, प्राचीन कोशिका। अच्छा किसी भी जीव में होने वाली सभी क्रिया उसकी घटक कोशिकाओं में होने वाले विभिन्न जैव क्रियाओं के कारण ही होता है ना। ये सब क्या है, कोशिका सिद्धांत की बात है कुछ इसको ध्यान रखना। अब कोशिका का प्रकार होता है, रचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार। पूछेगा रचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार, दो प्रकार। कौन कौन कोशिका,
पहला होता है प्रोकैरियोटिक, पहला दूसरा होता है यूकैरियोटिक। पहला कौन कोशिका? प्रोकैरियोटिक, और दूसरा यूकैरियोटिक। पहला दूसरा यूकैरियोटिक। चलिए आप प्रोकैरियोटिक को पढ़ पढ़ते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, हाँ हाँ, एक कोशिका, पहले बात एक कोशिका जीव में पाया जाएगा, सूक्ष्म जीव में पाया जाएगा। ये क्या होता है? विकसित नहीं होता है, क्या होता है? और ये प्राचीन कोशिका होता है। कैसा कोशिका होता है? प्राचीन कोशिका होता है। अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है। किसके सूत्र में? एकल सूत्र के रूप में आता है। अच्छा, इसमें सभी अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो 70 होता है। कौन सा होता है? 70। पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम किस टाइप होता है? 70 के 80? 70। अच्छा, क्या हुआ कमल जी, बोलिए आप भी। अच्छा, जीवाणु और नील हरित शैवाल में जो कोशिका होती है वो किसका बना होता है? वही प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। पूछेगा जीवाणु या नील हरित शैवाल जो होता है उसमें किस प्रकार की कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। कौन सा कोशिका? अब दूसरा था यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होता है? वास्तविक केंद्रक होता है। क्या होता है? वास्तविक केंद्रक होता है। अच्छा, जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को होती है। किसकी बनी होती है? मुख्य रूप से जो केंद्रक होता है, केंद्रक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो हिस्टोन प्रोटीन बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। अच्छा, इसलिए यूकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है। किसका बना होता है? पूछेगा कोशिका का केंद्रक किस प्रोटीन को आता है? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बना किसका? केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका। किसका? जितना भी जीव होता है बहुकोशिकीय जीव हो गया, ठीक है। खाली मोनेरा किंगडम को छोड़ के, 5 किंगडम होता है ना, मोनेरा मोनेरा किंगडम को छोड़ के बाकी चारों किंगडम में यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका। मोनेरा किंगडम को छोड़ के बाकी जो चारों किंगडम है उसमें कैसा कौन सा कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका। खाली मोनेरा किंगडम का भी जो भी जीव है, जैसे हो गया बैक्टीरिया हो गया, नील हरित शैवाल हो गया, जितना भी तंतुमय जीवाणु आता है, रेशेदार जो जीवाणु होता है, उस सब में कैसा कोशिका पाता है? यूकैरियोटिक। इस प्रोकैरियोटिक कैसा कोशिका? प्रोकैरियोटिक। आप देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कुछ अंतर देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक होता है। दूसरा देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्धविकसित होती है। क्या होती है? लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होती है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में विभाजन होता है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार के, 70S, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में 80S। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो एकल सूत्र का रूप में होता है। किस रूप में? जिसको सिंगल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है। क्या होता है? सिंगल हेलिक्स। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है? अच्छा, डीएनए खोज कौन किया था? वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक वाटसन की तो मॉडल वही किया था। अच्छा, जोहान्सबर्ग जीन का खोज जोहान्सबर्ग किया था। नहीं, जीन की जोहान्सबर्ग। जीन का खोज नहीं, इधर कार्लसबर्ग। हाँ। अच्छा, खोज डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किया दिया था। वाटसन। हाँ, वाटसन और क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए आप कोशिका की संरचना देख लेते हैं। जंतु में जो भी कोशिका पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? जंतु कोशिका बोलेंगे। पादप में जो कोशिका पाया जाएगा उसको पादप कोशिका बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें? लीजिए, 9 लेवल का नामक वैज्ञानिक ने वस्तु को 1 लाख गुना बड़ा करके दिखाने वाले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसको बोलेंगे? 1 लाख गुना। जो वस्तु को 1 लाख गुना बड़ा, ये भी क्वेश्चन एक दिन सेट में आ गया था, रेलवे ग्रुप डी वाला सेट में क्वेश्चन आ गया था प्रीवियस ईयर में, कि जो एनसीईआरटी में दिया इसलिए कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो वस्तु कितना गुना बड़ा करके दिखा देगा? 1 लाख गुना। कितना गुना? 1 लाख गुना। अच्छा, पूछा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज कौन किया था? 9 लेवल रस्का ने। किससे प्रेरित होगा? वही माइक्रोस्कोप जो पुराना वाला जो माइक्रोस्कोप था ना, उसी से प्रेरित होगा। जो 9 रस्का था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कर दिया। ये क्या किया? जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है, जो कोशिका का जो कण है, उसको 1 लाख गुना बड़ा करके दिखा दिया। चलिए आगे देखते हैं। जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिका, जो कोशिका का जो अंगक होता है उनके बारे में क्या सबको पढ़ना है। थोड़ा सा और पढ़ लेते। टाइम कितना हो देखिए तो? बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम है। पूरे 11 बजे तो पढ़िएगा क्या? अच्छा, पहला आता है जीव द्रव। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला क्या आता है? जीव द्रव। देखिए, जीव द्रव जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलता है। देखिए, हक्सले के अनुसार जीव द्रव का जीवन का भौतिक आधार है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवन का भौतिक आधार यह किसने कहा था? हक्सले ने। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? हक्सले ने। हक्सले नामक जो वैज्ञानिक था वो जीव द्रव को जीवन का क्या कहा? भौतिक आधार था। जीव द्रव को जीवन का क्या कहा? भौतिक। चलिए आगे देखते हैं।
सन 1849 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया। पूछेगा प्रोटोप्लाज्म शब्द का सबसे पहला प्रयोग कौन किया? पुरकिंजे। कौन किया? प्रोटोप्लाज्म शब्द का सबसे पहला प्रयोग कौन किया? पुरकिंजे। किसने किया? पुरकिंजे ने। अच्छा हाँ, प्रोटोप्लाज्म शब्द का सबसे पहला प्रयोग पुरकिंजे किया, लेकिन प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कौन किया? हक्सले। कौन था? हक्सले। कौन था? हक्सले। चलिए, रासायनिक दृष्टि से जीव द्रव कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को जटिल मिश्रण है। जो जीव द्रव होता है, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, कोशिका के अंदर जेल टाइप का होता है, वो क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों चीजों से मिलकर बनाता है। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनाता है। पूछेगा कोशिका का जो जीव द्रव होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बनाता है? कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ से। अच्छा, जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? जल की। किसकी होती है? जल की। अच्छा, जलीय पौधों में 95% तक जल रहता है। जलीय पौधों में 95% तक क्या रहता है? जल रहता है। बीज तथा स्पोर में जल 10 से 15% होता है। बीज और जो स्पोर होता है उसमें जल कितना? 10 से 15%। अच्छा, जीव द्रव का लगभग 80% भाग क्या होता है? जल होता है। जीव द्रव का 80% भाग क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल। कोई दिक्कत? चलिए, कार्बोहाइड्रेट जीव द्रव का आवश्यक भाग है। क्या है? पूछेगा जीव द्रव का आवश्यक भाग कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कौन है? कार्बोहाइड्रेट। अब जीव द्रव को दो भाग में बांटा। कितने भाग में? दो भाग में। कोशिका का अंदर जो द्रव पाए थे, जो जेली लाइक सब्सटेंस पाए थे, उसी को जीव द्रव बोलेंगे। वही जीव द्रव को दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में? दो भाग में। पहला आता है कोशिका द्रव, दूसरा आता है केंद्रक द्रव। पहला क्या आता है? कोशिका द्रव। दूसरा आता है केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म। जब दोनों को मिला तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। कोई दिक्कत? अब देखिए, कोशिका द्रव केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जीव द्रव होता है, जबकि केंद्रक द्रव केंद्र एवं जीव द्रव के अंदर होता है। पता है? कोशिका द्रव केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका द्रव जो होगा कोशिका और केंद्र के बीच में होगा ना। अच्छा, जबकि जीव द्रव होता है। अच्छा, जबकि केंद्रक द्रव के अंदर में जीव द्रव होता है ना। केंद्र के अंदर में जो जीव द्रव पाया उसी को केंद्रक द्रव बोलेंगे। केंद्र के अंदर में जो जीव द्रव पाया उसी को केंद्रक द्रव बोलेंगे। केंद्र के झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव पाया उसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। उसको क्या बोलेंगे? कोशिका। चलिए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका पाया जाता है। किस कोशिका में? पादप कोशिका। अच्छा, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। लेकिन जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं, पेप्टिडोग्लाइकन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन बोलती है। पूछा, याद कीजिए सब कोई। कवक का काइटिन। हाँ, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। जीवाणु की पेप्टिडोग्लाइकन। इन पादप का सेलुलोज। कोई दिक्कत? सेलुलोज क्या जटिल शर्करा है ना? सेलुलोज कैसा शर्करा है? जटिल शर्करा। चलिए, अच्छा, क्या मनुष्य सेलुलोज को पचा सकता है? नहीं पचा सकता। पुराने जमाने में बहुत पहले मनुष्य सेलुलोज को पचा सकता था। कौन ऑर्गन का द्वारा? अपेंडिक्स। मनुष्य में जो अपेंडिक्स है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। कौन ऑर्गन है? वेस्टिजियल। इसको अब्सेसिय अंग बोलते हैं। उसका काम क्या था? पहले जो मनुष्य घास फूस खाता था ना, उसी को पचाने कब करता था। अब मनुष्य में क्या धीरे धीरे वो गायब होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? चलिए, इसीलिए उसको अब्सेसिय अंग बोला। उसका काम है ना। चलिए, कोशिका भित्ति हो गया। अच्छा, यह पादप कोशिका की बाहरी परत, इसका निर्माण सेलुलोज नामक पदार्थ होता है। अच्छा, यह निर्जीव पदार्थ रचना है, यह काफी दृढ़ होता है। अच्छा, ये पूछ सकता है कि बताइए जो कोशिका भित्ति है वो सजीव रचना है या निर्जीव रचना है? कैसा रचना है? निर्जीव रचना। कोशिका भित्ति किस प्रकार का रचना है? सजीव रचना है, निर्जीव रचना? निर्जीव रचना। कोई दिक्कत? चलिए, कोशिका भित्ति के निम्न प्रमुख काम होता है। कोशिका भित्ति का प्रमुख काम क्या है? बताइए लोग। कोशिका भित्ति का काम क्या है? देखिए, कोशिका भित्ति पहला काम है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? कोशिका को सुरक्षा प्रदान। दूसरा काम है कोशिका को एक फिक्स आकार देना। क्या करना? एक फिक्स शेप देना। क्या करना? उसको फिक्स शेप देना या रिजिड बनाना, कठोर बनाना, यही काम है ना। चलिए, अब दूसरा प्लाज्मा झिल्ली, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों पाया था। जो कोशिका झिल्ली होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो दोनों में पाया था। पादप हो या जंतु, दोनों पाया था। अच्छा, पादप कोशिका भित्ति के नीचे जंतु कोशिका सबसे भारी भाग है। अच्छा, पादप कोशिका में कोशिका जो झिल्ली है वो कोशिका भित्ति नीचे पाया था। सबसे पहले कोशिका भित्ति, तब कोशिका झिल्ली। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होगा? कोशिका झिल्ली है ना, उसमें भित्ति नहीं होता है। अच्छा, ये जो कोशिका झिल्ली होता है वो लिपोप्रोटीन बनाता है। किसका बनाता है? लिपोप्रोटीन। इसको बोल सकते हैं लिपिड और प्रोटीन। पूछा जाएगा कि बताइए जो कोशिका झिल्ली होती है किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन। किसकी? लिपोप्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन को ही मिलाकर हम लिपोप्रोटीन बोल देते हैं। कहीं कहीं अलग से लिखा रहा लिपिड और प्रोटीन, तो उसी को लिपोप्रोटीन बोलते हैं। कोशिका झिल्ली किसका बनाता है? लिपिड और प्रोटीन का। मुख्य रूप से ये फास्फोलिपिड का बनाता है। किसका बनाता है? फास्फोलिपिड। चलिए,
पादप कोशिका कोशिका भित्ति के नीचे जंतु कोशिका सबसे भारी भाग है। एक सजीव झिल्ली है। अच्छा, कोशिका झिल्ली, हाँ ये क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका भित्ति सजीव है निर्जीव है? कोशिका भित्ति निर्जीव है, लेकिन कोशिका झिल्ली सजीव झिल्ली है। कैसा है? सजीव। मतलब कोशिका झिल्ली जो है कोशिका कैसा है? सजीव है निर्जीव है? सजीव झिल्ली है। इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रम होती है। कितनी एंगस्ट्रम होती है? कोशिका झिल्ली की जो मोटाई होती है कितना एंगस्ट्रम? 75 एंगस्ट्रम। यह अर्धपारगम झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है। लीजिए, इसका निर्माण मुख्यतः प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बना होता है। पूछेगा कोशिका झिल्ली का निर्माण किससे बना होता है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड से। कोशिका झिल्ली निर्माण प्रोटीन और फास्फोलिपिड से, किंतु कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कुछ मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण संबंधी अनेक मत दिए गए हैं। 1972 में सिंगर और निकलसन। अच्छा, सिंगर और कोशिका झिल्ली के निर्माण में अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग अपना मत दे के गए। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रतिपादित, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, सबसे ज्यादा जिसका मान है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। कैसा मॉडल है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कैसा मॉडल? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसको सिंगल और निकलसन ने दिया। कौन दिया? पूछेगा कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है किसने दिया? सिंगर और निकलसन ने। किसने दिया? इसी को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। फ्लूइड जो मोजाइक मॉडल है इसी को मान्यता प्राप्त है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन है? सिंगर और निकलसन। अच्छा, कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रम। अच्छा बताइए, कोशिका झिल्ली मृत होती है जीवित होती है? जीवित होती है। अच्छा, कोशिका, अच्छा यह कोशिका का आकार कोशिकाओं को सुरक्षा एवं चयनात्मक पदार्थों को प्रेरण करता है। पूछेगा कोशिका झिल्ली का कौन सा काम है? पहली बात, कोशिका को क्या सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा, चयनात्मक चीजों को क्या करता है? आने देता है, सिलेक्टिव चीजों को बाहर आने देता है, अंदर जाने देता है। और ये क्या करता है? चयनात्मक चीजों को क्या करता है? परिवर्तन करता है, या तो बाहर जाने देता है या तो बाहर से अंदर जाने देता है। तीसरा पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ के आप छोड़ देंगे, उसके बाद फिर कल पढ़ना। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सर्वप्रथम कोलिकर किया था। कौन किया था? कोलिकर। कौन किया था? कोलिकर। अच्छा, 1880 में उन्होंने इसे कीटों के मांसपेशी में देखा था। कोलिकर जो है कीट के मांसपेशी माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इसकी औसत लंबाई 3.5 मिलीमीटर होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला एक गोलाकार या सूत्राकार रहता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला एक गोलाकार या सूत्राकार क्या है? रचना है। अच्छा, इसमें बहुत से श्वसनीय एंजाइम है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बहुत सारा श्वसनीय एंजाइम है ना, जिनकी सहायता से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द्वारा एटीपी बनते। क्या बनते? अच्छा, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा। अच्छा, जिनमें ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। अच्छा, ऑक्सीशोषण से भी संबंधित होता है। अच्छा, ये एटीपी फुल फॉर्म लिख दिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऊर्जा उत्पन्न करने का इसे ऊर्जा का बिजली खरीदने सेल ऑफ द पावर हाउस बोलता है। पूछेगा पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको बोलेंगे? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण वो बेंडा किया था। किसने किया था? बेंडा। खोज किया था अल्टमैन। खोज किया था अल्टमैन, नामकरण किया था बेंडा। खोज कौन किया? अल्टमैन, नामकरण बेंडा। कोलिकर दिया लेकिन अल्टमैन किया था। यहाँ कोलिकर दिया लेकिन मुख्य रूप से अल्टमैन किया। दूसरे में अल्टमैन दिया हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन, हाँ कोलिकर भी है लेकिन अल्टमैन ज्यादा ही है। अल्टमैन भी कहना चाहिए ना, ये जैसे निकाल ये करके ले माइटोकॉन्ड्रिया का जीवाश्म द्रव्य में कुछ नाम लिख लो बस कहिए। तो अब देखिए नामकरण करके बेंडा। सुनो, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इसी का दीवार पर क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी। हाँ, क्रेब्स चक्र देता है। अच्छा, कितना एटीपी ऊर्जा बनता है यहाँ पे? कितना एटीपी? 38 एटीपी। अब आता है लवक। इसको छोड़ते हैं, इसको कल पढ़ना। क्या इसको क्या करेंगे? कल पढ़ना। टाइम कितना हो गया? 50। नींद लग रहा है ना? लग रहा है। छोड़ दीजिए तब, लोड हो गया। जाओ संगम, लाइव को बंद कर दो। सब कोई चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जल्दी कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि आगे बढ़ेगा। हाँ, जून आएगा और अच्छा से अच्छा क्लास दिया जाएगा। हम लोग का भी चैनल मोनेटाइज होगा। हेलो गाइस। ठीक है, बाय गाइस। बाय गाइस। गाइस